बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो इस लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स को और एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो यहां लिख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ब्रैकेट में इसको लिख देते हैं EAS रिएक्शन। EAS रिएक्शन। तो जब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो सर्टेनली अपनी जो चर्चा होगी वो बेंजीन से शुरू होगी। तो बेंजीन लिया मैंने, बेंजीन। नाउ बेंजीन के नेचर के बारे में जानते हो। बेंजीन क्या है? पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन अल्काइन के जैसा ही बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स भी पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल का काम करते हैं। तो अगर तुम्हारे पास दो तरह के रिएजेंट होते बच्चों, एक इलेक्ट्रोफाइल होता, दूसरा न्यूक्लियोफाइल होता, तो अब हमें यह डिसाइड करना है सॉरी, कि बेंजीन रिंग पे फर्स्ट अटैक किस रिएजेंट का होगा। तो सपोज यहां पे हम न्यूक्लियोफाइल लाते हैं, तो ये खुद क्या है? बेंजीन खुद क्या है? पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल है। तो ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। और एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसके नजदीक आता, तो न्यूक्लियोफाइल आता मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज इसके नजदीक आता। तो जो इलेक्ट्रॉन रिच खुद है उसके नजदीक अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आएगा तो दोनों के बीच क्या होगा? रिपल्सन। तो पता चला कि जो बेंजीन है वो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच को स्ट्रांगली रिपेल करेगा। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि बेंजीन रिंग पे फास्ट अटैकिंग स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। तो एक पॉइंट ये मिल गया कि बेंजीन रिंग पे फास्ट अटैकिंग स्पेसीज न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, बिकॉज अगर न्यूक्लियोफाइल बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स आएगा, बेंजीन रिंग को अप्रोच करेगा, तो बेंजीन उस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली रिपेल करेगा, बिकॉज बेंजीन खुद भी एक न्यूक्लियोफाइल है, खुद भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है। राइट? यहां तक क्लियर। अब दूसरा रिएजेंट बचा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल खुद कैसा है बच्चों? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और बेंजीन पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल है, रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग को अप्रोच करेगा, मींस बेंजीन रिंग के नजदीक आएगा, तो बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इससे पता चला कि बेंजीन रिंग पे फर्स्ट अटैकिंग स्पेसीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल।
तो अब हम लोग यहाँ पे इस बात को नोट कर लेंगे कि यह कोई इलेक्ट्रोफाइल है। अब बेंजीन रिंग के नजदीक आएगा तो इसके साथ इसका क्या होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। जबकि न्यूक्लियोफाइल आता, कोई न्यूक्लियोफाइल लाते तो यहां इसके साथ क्या होता? रिपल्सन। रिपल्सन। तो ये फास्ट टैकिंग स्पेसीज बेंजीन रिंग पे नहीं होगा। तो यहां से हम लोगों का कंक्लूजन आया, व्हेन ए न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस न्यूक्लियोफाइल को लिखते थे, अप्रोचेज benzene, then that will be, that nucleophile will be strongly repelled by the pi electrons of benzene ring. Benzene ring. So a nucleophile cannot be the first attacking species, cannot be the first attacking species on benzene ring. ये क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, when an electrophile E plus approaches benzene, then it feels attraction with the pi electrons of benzene ring. So normally या generally लिख सकते हैं, so generally ही कर लो. So generally electrophile is the first attacking a species on बेंजीन रिंग. तो बेंजीन रिंग पे नॉर्मल कंडीशन में पहले अटैक करने वाला स्पीसीज क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल. अब आओ जनरल मैकेनिज्म की बात करेंगे, तो इसको हटा रहा हूं मैं.
जनरल मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म, वो ये बेंजीन लिया, ये अपना इलेक्ट्रोफाइल था। बेंजीन पाई डोनर न्यूक्लियोफाइल है। अभी ये अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो रिंग के हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है? सेम। तो यहां से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया। किस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए, ये इस केस में कोई समस्या नहीं है। अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के केस में ये समस्या नहीं है, क्योंकि रिंग के हर कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी है बच्चों? सेम। अब जैसे ही दिया तो देखो पाई बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, यहां दो पाई बॉन्ड्स जो थे एज इट इज दिखा दिया। H तो हर जगह था ही, एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर दिया। H जो वहां था उसी H को लिखा है। और देखो बॉन्ड तो इन दोनों कार्बन का टूटा, एक पे आपने ऐड किया, दूसरे पे नहीं ऐड किया, तो दूसरे पे क्या आ गया? प्लस। तो ये स्टेप 1 हो गया। अब ये देखो कि ये खुद कैसा था? एरोमेटिक था। और अभी तुम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई बच्चों? sp3 sp3। तो जब ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया तो नॉन प्लेनर हो गया। मतलब ये कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। और बेंजीन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है एरोमेटिसिटी, जिसके वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है। तो नॉर्मली बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहता। तो अब दूसरे स्टेप में क्या होगा? H रहा, E रहा, प्लस रहा। सी हेयर केयरफुली। जैसे जब अल्कीन था तब भी यही होता था, वहां भी इलेक्ट्रोफाइल को पाई इलेक्ट्रॉन देता था, कार्बोकेटायन बनता था, जैसा कि कार्बोकेटायन यहां पे आपका मिला है। दूसरे स्टेप में आप कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल ऐड कर देते थे। अब यहां अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे, यह डिस्कशन हमने अल्कीन की शुरुआत में किया था, तो यहां अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड करेंगे तो ये तो नॉन एरोमेटिक का नॉन एरोमेटिक ही रह जाएगा। इसीलिए यहां न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा। बेंजीन क्या कोशिश करेगा? अपने एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने का। और एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए जिस कार्बन पे आपने इलेक्ट्रोफाइल जोड़ा है वहीं से आपको क्या करना होगा? डीप्रोटोनेशन। देखो ये CH बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को यहां ला दिए, तो यहां फिर से क्या बन गया? पाई बॉन्ड। इस स्टेप को आपने H+ निकाला है। H+ जोड़ने को प्रोटोनेशन कहते थे, और H+ निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हो? डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन करा लिया, और डीप्रोटोनेशन कराने से यहां आपका चला आया दिस E। अब देखो ये तो नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक, और ये आपका कैसा हो गया? एरोमेटिक। राइट? उस बात को भी मैं दिखा दे रहा हूं जो बोला था अभी, कि अगर हम न्यूक्लियोफाइल यहां ऐड करते तो क्या प्रॉब्लम होती? HE यहां प्लस होता। अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड करते, तो न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड करते तो हमें ये मिलता। यहाँ E था, H तो था ही, H नहीं भी लिखेंगे तो 3 बॉन्ड बना है, 1 2 3, एक H होगा, और यहाँ पे क्या ऐड हो जाता? न्यूक्लियोफाइल। तो ये नॉन एरोमेटिक था, और स्टिल अब भी
ये कैसा रहा बच्चों? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक ये होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट, चूंकि शुरू हुआ था इलेक्ट्रोफाइल से और फाइनली आपने कुछ हटाया नहीं, सिर्फ ऐड किया है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट होता। लिख दे रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट। बट ये चूंकि नॉन एरोमेटिक था और बेंजीन अपने एरोमेटिसिटी को लूज नहीं करना चाहेगा, तो इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपका यही हुआ। अब इसको रिएक्टेंट से मिलाओ। रिएक्टेंट तुम्हारा क्या था? सबस्ट्रेट क्या था? बेंजीन। फाइनल प्रोडक्ट ये है। हुआ क्या है? तो यहाँ एक हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आया है। तो एक एटम या ग्रुप को इलेक्ट्रोफाइल द्वारा रिप्लेस किया गया है। तो किसी एटम या ग्रुप को किसी रिएजेंट द्वारा रिप्लेस किया गया, मतलब रिएक्शन का नेचर सब्स्टिट्यूशन हुआ। और शुरुआत किससे हुआ था सब्स्टिट्यूशन का? इलेक्ट्रोफाइल से। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट को बोल दिया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। EAS लिख दिया, प्रोडक्ट। EAS प्रोडक्ट, राइट। तो अब यहां से हमको यह दिखाई पड़ा कि बेंजीन का जो जनरल रिएक्शन होगा दैट विल बी EAS रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। इतनी बात क्लियर। अब आओ इस EAS रिएक्शन को देखा कि इसका जनरल मैकेनिज्म 2 स्टेप का है। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है, ऐड होके कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बना रहा जो कि नॉन एरोमेटिक है। हाँ, लेकिन ये प्लस देखो तो इस पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड है और ये पाई बॉन्ड अगेन इस पाई बॉन्ड से कंजुगेटेड है, इस वाले पाई बॉन्ड से। तो ये कंजुगेटेड है, रिजोनेंस होगा इसमें। तो हम उसके लिए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो लिखना आता ही है। ये प्लस था, ये पाई बॉन्ड था, यहां से देता, यहाँ प्लस आता, जब यहाँ प्लस आता तो फिर इसको देता, यहाँ प्लस आता तो 2 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और मिलता है इसका। जब यहाँ प्लस आता तो फिर किसी के साथ कंजुगेटेड नहीं होता। तो ये इसको हमने बस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का साइन दे दिया है, लिखा नहीं है। ये कार्बोकेटायन रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, राइट, लेकिन नॉन एरोमेटिक है। अब यहाँ एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल गया। अब आओ 2 स्टेप का ये रिएक्शन हुआ, तो इसमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा स्टेप फास्ट है और कौन सा स्टेप स्लो है। तो पहले वाले में देखो काम क्या हुआ बच्चों, एरोमेटिक से इलेक्ट्रोफाइल ऐड करके ये किस में बदला? नॉन एरोमेटिक में। और दूसरे स्टेप में काम क्या हुआ, नॉन एरोमेटिक से किस में बदला? एरोमेटिक में। तो इसके लिए ज्यादा यूजुअल प्रोसेस कौन है? क्या करना चाहता बेंजीन? अपने एरोमेटिसिटी को बचाना चाहता है। यहां तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक हुआ है और यहां नॉन एरोमेटिक से किस में बदला है? एरोमेटिक में। तो ये जो प्रोसेस होगा फास्ट होगा और ये जो प्रोसेस होगा स्लो होगा। तो जो स्लो स्टेप होता रिएक्शन का उसी को आप क्या बोलते हो? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप ही अपना क्या हो जाएगा? RDS। अब इस रिएक्शन का अगर रेट लिखना होगा तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंजीन जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा, या सबस्ट्रेट इसको कह सकते हो। और दूसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल। चूंकि बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों इस RDS वाले स्टेप में इन्वॉल्व हैं, तो इन दोनों पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो मॉलिक्युलरिटी इसकी क्या हो गई बच्चों? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? 2। तो बाई मॉलिक्युलर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
तो यहां से डिसाइड हो गया कि जनरल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, thus the general reactions of benzene is electrophilic, aromatic, substitution reaction, इसी को ये शॉर्ट में कहेंगे, राइट। इतनी बातें समझ गए। अब हम लोग इसका एनर्जी प्रोफाइल देखेंगे। तो इसको मिटाएं, मिटा रहा है इसको। और यहां पे लिखा एनर्जी प्रोफाइल ऑफ EAS reactions। ये हो गया एक्स एक्सिस पे अपना रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और वाई एक्सिस पे आपका हो गया एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, राइट। कितने स्टेप का था? 2 स्टेप का। फर्स्ट स्टेप स्लो था तो वही आरडीएस था, मतलब फर्स्ट स्टेप के टीएस की जो एनर्जी होगी वो सेकंड स्टेप के टीएस की एनर्जी से ज्यादा होगी। तो यहां से शुरू करो। यहां से हमने क्या लिया था? बेंजीन प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और यहां पे क्या मिल गया था? यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, तो यहाँ ई लगा दिए छटा के। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये क्या हुआ? TS1, TS1। ये क्या हुआ बच्चों? TS2। हाँ, TS1 को TS2 से ऊपर दिखाया गया, और इसका रीजन जान रहे हो कि आरडीएस तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। यही यहां से यहां फर्स्ट स्टेप हुआ और यहां से यहां सेकंड स्टेप हुआ, राइट। अब है कि TS1 भी जानना चाहते हो कि TS1 क्या बना था। तो देखो, ये रिएक्ट किया था, ये फाइनली तुम्हारा यहां पे क्या बना था? ये आ गया। इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, तो इसको लिख दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। यही इंटरमीडिएट है, तो यहां पे कह दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये क्या था तुम्हारा? इंटरमीडिएट, राइट। अब TS1 लिखना चाहते हो तो उसमें क्या हुआ था? इसके रिएक्शन से ये बना था। अब इसके पहले TS1 बना था, मतलब इसके पहले क्या हुआ था? ये पाई बॉन्ड पार्शियली टूटा था और ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड पार्शियली बना होगा, यही ना। ये टूट रहा था, ये इसको दे रहा था, तो ये पाई बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है और कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड पार्शियली बन रहा है। तो TS1 दिखा दिया हमने। TS1 हो गया तुम्हारा दिस दिस। ये दोनों पाई बॉन्ड तो इंटैक्ट थे ही, ये दोनों पाई बॉन्ड इंटैक्ट थे।
अब यहां ये पाई बॉन्ड पार्शियली टूट रहा था और ये तुम्हारा CH बॉन्ड एज इट इज था और ये कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड पार्शियली बन रहा था, जिसमें ये रिंग इलेक्ट्रोफाइल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था। इस पे पहले से फुल पॉजिटिव था, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। TS में इस पे चूंकि ये पार्शियली दिया है इसको, तो ट्रांजिशन स्टेट में इस इलेक्ट्रोफाइल पे पार्शियल पॉजिटिव होगा, तो यहां से दिखा दिया पार्शियल पॉजिटिव। हाँ, यहां वाला पाई बॉन्ड टूट रहा था, उसी को डॉटेड लाइन से दिखाया। अब इस प्लस को देखो, ये प्लस लोकलाइज्ड नहीं है, ये तो रिंग में डिलोकलाइजेशन हो रहा, तो रिंग के अंदर क्या दे दोगे, डेल्टा प्लस। रिंग के अंदर डेल्टा प्लस दिखा दिया, राइट। अब और TS2 यहां लिख देता हूं। TS2 में देखो क्या हो रहा था, ये था, इससे ये प्रोडक्ट बन रहा था। तो इस फाइनल प्रोडक्ट के पहले सिग्मा कॉम्प्लेक्स से तो शुरू हुआ ही था, इससे शुरू हुआ था, वही वहां लिखा हुआ है, और यहां ये बन गया था। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या है, ये बॉन्ड पार्शियली टूटा है, इसके बनने के पहले ये पार्शियली टूटा और ये पार्शियली बना, तो आप ये दिखा लो। तो TS2 आपका चला आया, ये बेंजीन रिंग हो गया, ये पार्शियली बना दिया, पार्शियली डॉटेड लाइन से दिखा दिया। आपका CE बॉन्ड में कुछ नहीं हुआ है, कार्बन इलेक्ट्रोफाइल बॉन्ड एज इट इज। हाँ, ये CH बॉन्ड टूट रहा और इस बॉन्ड का जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वही यहां आ रहा था, तो इस पे क्या आ जाएगा TS में, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहां पे क्या दे दें, पार्शियल पॉजिटिव। और फाइनली ये पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो रहा, वो डिलोकलाइज था, तो रिंग के अंदर दिखा दिए पार्शियल पॉजिटिव जैसे यहां दिखाए थे। तो ये अपना क्या हो गया बच्चों, TS2। तो बस यही 2 स्टेप का मैकेनिज्म है बच्चों, बस इतना आप समझ गए तो मैं इन्हीं से अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखूंगा, राइट। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ EAS रिएक्शंस, मैकेनिज्म देखा था 2 स्टेप का, तो उसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा जा रहा। तो फर्स्ट लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द RDS। तो ये तुमने देखा था कि पहला ही स्टेप जिसमें सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता था वही RDS था। नेक्स्ट आओ, रेट के बारे में वहां पे बतलाया था कि ये इसका रेट बेंजीन के कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा। अब याद करो, जो RDS था तुम्हारा, उसमें क्या हो रहा था, बेंजीन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल को दे रहा था। अब बेंजीन जितना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, कहने का मतलब कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, और जब बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करने की उसकी एबिलिटी भी ज्यादा होगी। तो यहां क्या लिखा गया, रेट ऑफ EAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ी होगी, अगर कम होगी तो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, राइट। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रेट ऑफ EAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, चूंकि आपने मैकेनिज्म के फर्स्ट स्टेप में देखा कि बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था। अब बेंजीन रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रोफाइल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की उसकी एबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो इसीलिए यह लिखा गया कि रेट ऑफ EAS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ बेंजीन रिंग। अब आओ, थर्ड लिखा, द ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। जैसे अनसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग से लिंक्ड है
वो दो तरह का हो सकता बच्चों, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा और नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होगा। यही दो तरह के सब्स्टिट्यूएंट्स के नेचर होते हैं ब्रॉडली। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का तरीका कभी माइनस आई हो सकता, कभी माइनस एम हो सकता, कभी दोनों हो सकता। देने का तरीका हाइपर कंजुगेशन हो सकता, प्लस आई हो सकता, प्लस एम हो सकता, राइट। तो अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा मींस बेंजीन रिंग के न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा, और बेंजीन रिंग के न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ाएगा इट मींस उसकी इलेक्ट्रोफाइल के टुवर्ड्स रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, द ग्रुप विच इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग दैट इज ईडीजी। ईडीजी का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है तभी तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ईडीजी इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी। किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी? बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी। Therefore, they increase the rate of reaction towards EAS. इसीलिए जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे वो EAS रिएक्शन में बेंजीन रिंग के रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। एंड दे आर नोन एज, उनको कहेंगे क्या? बढ़ाने के घटना को कहते हैं एक्टिवेट करना। तो ऐसे जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़े होंगे वो EAS रिएक्शन में रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और इसीलिए उन ग्रुप्स को कहा जाएगा क्या बच्चों? एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और यही लिखा हुआ है एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स मींस सच ग्रुप्स which increases electron density in benzene ring through their various effects, maybe plus I, maybe plus H, maybe plus N, right? अब फोर्थ पॉइंट में लिखा द ग्रुप विच डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग दैट इज EWG। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG किसके लिए? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के लिए। मतलब रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जोड़ा हुआ है तो वो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बच्चों? घटाएगा। और रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा तो EAS रिएक्शन में, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी तो वो बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घटी, और EAS का जो रेट था बेंजीन रिंग के न्यूक्लियोफिलिसिटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो मतलब EAS रिएक्टिविटी भी घटेगी, और इसीलिए ऐसे ग्रुप्स को बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मींस ये कि कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर बेंजीन रिंग से जुड़ा है देन सच ग्रुप्स आर कॉल्ड deactivating groups because they decreases the reactivity of benzene ring in EAS reaction, right? तो यही यहाँ पे लिखा है decreases the nucleophilicity, therefore they decrease the rate of reaction towards EAS and they are known as deactivating groups। तो बस दो बात, सिंपल दो बात कि EDG जुड़ा हुआ है चाहे वो किसी भी इफेक्ट से देता हो, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप और EAS में रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। अगर EWG जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी को घटाएगा मींस EAS रिएक्टिविटी को घटाएगा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएगा, राइट? तो आगे की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो तो 5 लिखा गया KIE, परिचित हो पहले से, काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट लिखा हुआ है यहाँ, इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन EAS रिएक्शन एक्सेप्ट सल्फोनेशन एंड आयोडीनेशन। तो समझा देता हूं मैं, सुनो। KIE क्या था बच्चों? हाइड्रोजन के जगह पे उसका आइसोटोप लाने पे अगर रिएक्शन रेट में चेंज होता था तब हम लोग कहते थे कि KIE ऑब्जर्व हो रहा है, और हाइड्रोजन के जगह पे उसका आइसोटोप लाने पे
रिएक्शन रेट में चेंज नहीं होता था, तब हम लोग कहते थे KIE ऑब्जर्व नहीं हो रहा है। तो कहा कि जनरली EAS रिएक्शन में KIE ऑब्जर्व नहीं होगा। मतलब बेंजीन है तो बेंजीन में हाइड्रोजन है हर कार्बन से लिंक्ड, एक एक हाइड्रोजन है ना। अब उन हाइड्रोजन्स को हटा के अगर ड्यूटेरियम ला लोगे तो रेट रिएक्शन का चेंज नहीं करेगा इन मेजोरिटी ऑफ EAS रिएक्शंस। हाँ, अपवाद है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन कहोगे सर क्या है, तो आगे आएगा। EAS रिएक्शन जो बेंजीन रिंग का हम लोग पढ़ेंगे उसमें एक रिएक्शन होगा सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में KIE लगेगा, वैसे ही लिखा गया आयोडीनेशन में भी KIE लगेगा। मतलब बेंजीन के जगह पे अगर ड्यूटेरो बेंजीन लोगे, मीन्स हाइड्रोजन को हटा के ड्यूटेरियम लाओगे, तो सल्फोनेशन कराते वक्त रिएक्शन रेट में चेंज होगा। राइट, अब आ जाओ 6 लिखा इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही हमारा इंटरमीडिएट मिला था फर्स्ट स्टेप में। जब आप बेंजीन पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड किए थे तो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था। तो कहा कि इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। देखे थे आप, दिस इंटरमीडिएट इज ऑल्सो नोन एज, बहुत सारा नाम है इसका। एक लिखा गया विलैंड आयन, WHELAND, विलैंड आयन। दूसरा लिखा गया एरिनियम आयन। तीसरा लिखा गया बेंजोनियम आयन। चौथा लिखा गया कार्बोकेटायन। पांचवा भी लिखा जाता फेनोनियम आयन, फेनोनियम आयन एक्सेट्रा। आगे लिखा सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज द मोस्ट पॉपुलर टर्म फॉर दिस इंटरमीडिएट बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एंड इलेक्ट्रोफाइल। तो ये जो इंटरमीडिएट का नाम है वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स ज्यादा पॉपुलर टर्म है इस इंटरमीडिएट के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल और बेंजीन रिंग के कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड बना था, सिग्मा बॉन्ड बना था RDS। इसीलिए मोर पॉपुलरली दैट इंटरमीडिएट इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। तो हम लोग भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही कहेंगे। लास्ट पॉइंट लिखा है रेट ऑफ EAS डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। E+ मतलब इलेक्ट्रोफाइल। तो रेट तो दिखाया था कि पहला स्टेप RDS था, तो वो बेंजीन के कंसेंट्रेशन और इलेक्ट्रोफाइल के कंसेंट्रेशन दोनों पे डिपेंड कर रहा था। तो आपने शुरू में दूसरे पॉइंट में लिखा था कि ये इस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी के, और चूंकि इलेक्ट्रोफाइल के भी कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो उसको लिख दिया गया कि इलेक्ट्रोफाइल के इलेक्ट्रोफिलिसिटी पे भी डिपेंड करेगा। राइट, तो अब हम लोग बात करेंगे बेंजीन सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स की। बेंजीन पे बच्चों जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ था उसका दो में से कोई एक नेचर होगा, चाहे तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होता था, नहीं तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता था। एक्टिवेटिंग ग्रुप आप समझ गए हो, यहां लिखा है फिर से व्हिच इंक्रीजेज अपवर्ड एरो, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स व्हिच डाउनवर्ड एरो डिक्रीज, तो व्हिच डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो एक्टिवेटिंग ग्रुप वो था जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता था, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप वो था जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता था। तो चलो अब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स में चले आओ। लिखा गया स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग का मतलब तुम समझ गए कि जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ाता हो, ऐसे ग्रुप्स जो प्लस m से देते हो, पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट से। राइट, तो जैसे ये O- हुआ, Nr2 हुआ, NHR हुआ, NH2 हुआ, OH हुआ, OR हुआ, ये सब रिंग को कैसे देंगे? जब बेंजीन रिंग से, ध्यान से देखो और समझो, बेंजीन रिंग से O- को जोड़ोगे तो रिंग को रिजोनेंस से देगा। वैसे ही यहां भी फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो ये सभी ग्रुप रिंग से जोड़ने पे रिंग को प्लस m के थ्रू इलेक्ट्रॉन मींस रिजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे।
इसलिए इनको क्या कह दिया, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, राइट। अब आओ मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। मॉडरेट मतलब जो ना तो बहुत ज्यादा देता हो ना बहुत कम देता हो, उसको क्या बोलोगे, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। तो जैसे NHCH डबल बॉन्ड CH2 लिखा है यहाँ पे, ये दिख गया आपको। अब इसके बारे में सोचो कि इसको अगर बेंजीन रिंग से जोड़ोगे तो यहां भी तो फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, रिंग को देगा, लेकिन ये लोन पेयर सिर्फ रिंग को नहीं मिलेगा, ये लोन पेयर इंटरनली इस पाई बॉन्ड से भी तो कंजुगेटेड है। तो ये जो लोन पेयर है रिजोनेंस में इसके साथ भी इन्वॉल्व है, और रिंग से जोड़ने पे रिंग के साथ भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व होगा। तो जितना यहां का लोन पेयर दे पा रहा इस नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर उतना बेंजीन रिंग को डोनेट नहीं कर सकेगा, बिकॉज यहां ये लोन पेयर इंटरनल रिजोनेंस में भी भाग ले रहा है। तो इस केस में तो आपका क्रॉस कंजुगेशन हो जाएगा। जब इसको बेंजीन रिंग से जोड़ोगे तो इस लोन पेयर का क्रॉस कंजुगेशन होगा, रिंग को भी देगा इसको भी देगा, तो देने की एबिलिटी, रिंग को देने की एबिलिटी घट जाएगी, मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम बढ़ाएगा। इसीलिए इसको क्या कह दिया, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। अब यहां भी वही बात है बच्चों, देखो ये भी क्रॉस कंजुगेशन करेगा रिंग से जोड़ने पे, रिंग को भी देगा और इंटरनल रिजोनेंस भी कर रहा। वैसे ही NHCOR लिखा है तो इसका लोन पेयर CO भी विड्रॉ करेगा और रिंग से जोड़ने पे रिंग को भी देगा। वहां यहां भी OCOR लिखा है, रिंग को भी देगा CO भी विड्रॉ करेगा, तो इनको मॉडरेटली एक्टिवेटिंग कह दिया। अब आओ वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लिखा है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा लेकिन कम बढ़ाएगा। जैसे R अल्काइल ग्रुप, तो ये किस इफेक्ट से देगा, लिखना चाहते तो लिख भी सकते हो, हाइपर कंजुगेशन से देता था और प्लस आई से देता था, तो यहां प्लस H और प्लस आई से दिया, राइट। यहां COO माइनस, तो देखो इसमें प्लस आई होता था और C डबल बॉन्ड O है, तो C डबल बॉन्ड O तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, रिजोनेंस से बेंजीन रिंग से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो इसमें दो तरह का नेचर है, एक प्लस आई है और दूसरा माइनस M है, लेकिन इसके केस में इसका जो प्लस आई होता दैट इज ग्रेटर देन इट्स माइनस M, राइट। अब फेनाइल है तो बेंजीन रिंग से एक बेंजीन रिंग जोड़ दो तो कंजुगेशन रहेगा, ये रिजोनेंस से देगा, और इसमें जो इफेक्ट है माइनस आई है बच्चों, फेनाइल रिंग में कौन सी इफेक्ट, माइनस आई, तो माइनस आई से खींचेगा और प्लस M से देगा, लेकिन इसका जो प्लस M है वो इसके माइनस आई से ज्यादा होगा फेनाइल का। तो तुम लिखना चाहते तो यहाँ पे लिख दे सकते हो कि प्लस M से देगा और ये प्लस M इसके माइनस आई से ज्यादा होगा, माइनस आई से ज्यादा, प्लस M ग्रेटर देन माइनस आई, राइट। वैसे ही ये फाइनाइल ग्रुप है, बेंजीन रिंग से जोड़ोगे तो कंजुगेशन रहेगा, ये भी देगा प्लस M से देगा और माइनस आई से विड्रॉ करेगा, लेकिन यहां भी इसका जो प्लस M होगा वो इसके माइनस आई से ज्यादा होगा। बस इसके केस में COO माइनस में होता है ये कि इसकी प्लस आई की मैग्नीट्यूड ही इसके माइनस M के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। तो ये सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप क्लासिफाई कर दिया, उनके एग्जाम्पल सारे लिख दिए। अबाउट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, तो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग सुनते ही समझ गए कि जो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा खींचेगा, तो मतलब या तो बहुत पावरफुल माइनस आई हो और नहीं तो माइनस आई माइनस M दोनों से विड्रॉ करता हो। जैसे NO2 बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस M भी है। CN SO3H, ये CCl3CF3, ये माइनस M से रिजोनेंस से तो नहीं खींचेगा, लेकिन इनकी माइनस आई बहुत ज्यादा होगी। वैसे ही इन दोनों को देखो बच्चों, N पे प्लस आ गया, 3 R जुड़ा है, एक फ्री वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना है, तो पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन 4 ही बॉन्ड तो बनाता है, लोन पेयर तो है नहीं। एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऐसे ही कार्बन से ज्यादा है, दूसरे इस पे प्लस आ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ गई। अब बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होगा, तो इनको कह दिया स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब
नेक्स्ट लिखा मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और COH है, COR है, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, एसिड अनहाइड्राइड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, COR, एस्टर, अमाइड, ये सब मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग में हो गया। अब आओ वीकली डीएक्टिवेटिंग, मतलब ये लगा हुआ है तो सारे के सारे खींचने वाले ही हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, मतलब रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएंगे, मींस बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी, और न्यूक्लियोफिलिसिटी घटेगी तो ये इसमें रिंग की रिएक्टिविटी घटेगी। अब वीकली डीएक्टिवेटिंग में क्या है बच्चों, FCl Bri, फ्री वैलेंसी लगाया हुआ। अब ये सभी के फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हैं, आपको मालूम है हैलोजन के पास लोन पेयर है, तो ये रिंग से जोड़ने पे रिजोनेंस से देगा और माइनस आई से खींचेगा, चूंकि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इन सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए तो ये माइनस आई ग्रुप्स थे। तो इनमें कौन कौन सा इफेक्ट है बच्चों, प्लस एम भी है और माइनस आई भी है, हैलोजेंस में दोनों इफेक्ट। और आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो कि हैलोजेंस के केस में माइनस आई की ही मैग्नीट्यूड उनके प्लस एम से ज्यादा होती है। तो इन सभी के लिए लिख दिए माइनस आई ग्रेटर देन प्लस एम। तो क्यों डीएक्टिवेटिंग है इसका रीजन भी हम जान गए, चूंकि इनका इंडक्टिव इफेक्ट से खींचने का जो कैपेसिटी है वो इनके रिजोनेंस से देने की कैपेसिटी से ज्यादा है, राइट। तो एक क्वेश्चन लिया है, कंपेयर द रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स EAS, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। मींस आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हुआ और कौन सा कम रिएक्टिव होगा, राइट। तो आइए फर्स्ट से शुरू करते, और इनको आप ABCD बोल दिया करेंगे, राइट। चलो बच्चों देखो, बेंजीन तो सभी में दिख रहा है आपको, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब OH को सोचो कि क्या कर रहा है, तो रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कैसे, प्लस एम से, लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, रिजोनेंस से ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है प्लस एम से। यहाँ पे Cl लगा हुआ है, अब Cl के नेचर को याद करो, प्लस एम से दे रहा है, माइनस आई से विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है। लेकिन जो क्लोरीन है इसमें तो माइनस आई ही प्लस एम से ज्यादा था, और इसीलिए तो इसको वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में रखा गया था, राइट। तो ये दे रहा था स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर, ये वीक डीएक्टिवेटर खींच रहा था। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, मतलब ना तो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा नहीं कोई घटा रहा, और यहाँ CH3 है बच्चों, तो ये वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप था, प्लस आई या प्लस एस से देता था। तो यहाँ बढ़ाने वाला, यहाँ बढ़ाने वाला, यहाँ घटाने वाला, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, क्योंकि रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी को ये Cl क्या कर रहा है, घटा रहा है। अब रह गया कि यहाँ भी बढ़ाने वाला है, यहाँ भी बढ़ाने वाला है, तो क्या दोनों बराबर बढ़ा रहे हैं, तो नहीं, ये वीकली एक्टिवेटिंग था, प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन से दे रहा था, जबकि ये प्लस एम से दे रहा था, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग था। तो ये ज्यादा बढ़ा रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी को, तो ये रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा हुई और इसकी सबसे कम हुई। तो ये फर्स्ट नंबर पे रहा, ये सेकंड पे, क्योंकि ये भी बढ़ा रहा था, मिथाइल बढ़ा रहा था। तब ये थर्ड पे, क्योंकि यहाँ ना तो बढ़ रहा है नहीं घट रहा है, लेकिन ये Cl क्या कर रहा था, घटा रहा था, तो ये लिस्ट रिएक्टिव हुआ। तो ऑर्डर आपका क्या चला है यहाँ, और आप खुद से निकालिए, ये सब बातें आप रिजोनेंस में भी पढ़े हुए हैं, खाली आपको रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना है, और इसकी पढ़ाई आपको 11th में बहुत डिटेल में हुई है। तो A ग्रेटर देन D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन B, राइट। अब आइए दूसरा में, आप एक नजर देखिए, NH2 लगा हुआ है,
रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, Cn लगा हुआ है, रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, ये दे रहा था प्लस m से, ये क्या था, स्ट्रांगली डोनेटिंग ग्रुप, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, और ये क्या था Cn, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। यहां कुछ नहीं लगा हुआ और यहां वीकली एक्टिवेटिंग, राइट। तो यहां एक्टिवेटिंग, यहां एक्टिवेटिंग, यहां डीएक्टिवेटिंग, यहां नथिंग, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम। अब इन दोनों में देखना है कि ज्यादा कौन बढ़ा रहा, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये वीकली एक्टिवेटिंग, मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन दे रहा था, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बेंजीन रिंग की कम बढ़ रही थी। ये ज्यादा दे रहा था तो ये रिंग के न्यूक्लियोफिलिसिटी को ज्यादा बढ़ा रहा था, और रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी, आसान शब्दों में ये कहो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी ये रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो आपका ऑर्डर फिर आ गया, ए ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, अगेन सेम ऑर्डर, राइट। अब आओ तीसरे एग्जाम्पल को देखो, OH लगा है, ये रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग हुआ, ये हुआ वीकली एक्टिवेटिंग, यहां कुछ नहीं, और यहां NO2 है, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग, राइट। तो इस तो सबसे कम रिएक्टिव हो गया। अब इन दोनों में ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, ये वीकली एक्टिवेटिंग, तो ये ज्यादा बढ़ा रहा, तो सबसे ज्यादा यहाँ A का हुआ, A के बाद B का हुआ, तो A ग्रेटर देन B, B के बाद C का हुआ, और सबसे कम D का हुआ, राइट बच्चों। अब आइए फोर्थ एग्जाम्पल को देखिए, C NHCOCH3, तो आप इसके लोन पेयर को देखिए, इसका जो लोन पेयर है बच्चों, ये क्रॉस कंजुगेशन कर रहा, ये रिंग को भी दे रहा और CO को भी दे रहा, मतलब इसके लोन पेयर को रिंग भी खींच रहा और CO भी खींच रहा, तो इसीलिए तो इसको बताए थे कि ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, है एक्टिवेटिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ये दे ही रहा है लेकिन पूरा नहीं दे रहा है, कम दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते थे आप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। यहां आइए C डबल बॉन्डो है, तो ये रिंग से क्या कर रहा, इलेक्ट्रॉन खींच रहा, तो इसको कहे थे आप मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। है तो NH भी, लेकिन क्या इसका लोन पेयर रिंग से कंजुगेटेड है, नो। तो ये C डबल बॉन्डो रिंग से जुड़ा है और C डबल बॉन्डो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग हुआ। अब यहां देखिए ये NHCH3 है, ये रिंग को क्या कर रहा बच्चों, दे रहा है, तो जब ये रिंग को दे रहा है, हाँ, और कैसे दे रहा है, पूरा पूरा लोन पेयर दे रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर किसी के साथ क्रॉस कंजुगेशन नहीं कर रहा है। तो आप इन दोनों में पहले तय कीजिए, ये भी दे रहा था, ये भी दे रहा था, लेकिन ये ज्यादा दे रहा है, ये कम दे रहा है, इसलिए कि इसका लोन पेयर क्रॉस कंजुगेशन कर रहा है। अब यहाँ पे न दे रहा है न ले रहा है, तो ऑर्डर डिसाइड हो गया कि सबसे ज्यादा C, तब A, तब D, तब B, तो ऑर्डर यहाँ पे लिख दिया, इसके लिए हो गया C A D B, B लिस्ट रिएक्टिव हुआ। अब आइए फिफ्थ नंबर में, CH3 है बच्चों यहाँ पे। अब बेंजीन से कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो तो उस कार्बन को कहते थे अल्फा कार्बन, जो रिंग के कार्बन से जुड़ा था, और यहां मौजूद हाइड्रोजन्स को कहते थे अल्फा हाइड्रोजन। तो इनफैक्ट ये हाइपर कंजुगेशन से दे रहा CH बॉन्ड, और प्लस आई से भी दे रहा, तो जब हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई दोनों लगे बेंजीन रिंग में, तो डोमिनेटिंग कौन होता था, हाइपर कंजुगेशन। तो यहां आप देखो कि अल्फा हाइड्रोजन 3, यहां देखो ये अल्फा कार्बन है आपका, तो यहां आपका अल्फा हाइड्रोजन आ गया 2, यहां देखो ये अल्फा कार्बन है आपका, तो यहां आपका अल्फा हाइड्रोजन आ गया 1, और यहां देखो ये अल्फा कार्बन है आपका, यहां कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं, तो यहां आपका अल्फा हाइड्रोजन हो गया 0 0।
तो यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 0। तो हाइपर कंजुगेशन के बेसिस पे सबसे ज्यादा ये दे रहा और सबसे कम ये दे रहा। अगर प्लस आई से सोचोगे तो इसकी प्लस आई, ये टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हुआ, पहचान रहे हो? तो इसकी प्लस आई सबसे ज्यादा हुई और इसकी प्लस आई सबसे कम हुई। तो प्लस आई से सोचोगे तब तो यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। बट प्लस आई और प्लस एच दोनों जब अल्काइल ग्रुप का लगता है तो डिसाइडिंग कौन होगा? प्लस एच, हाइपर कंजुगेशन। तो अल्टीमेटली ये डिसाइड किया हमने कि यहां रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसीलिए ये मोस्ट रिएक्टिव होगा ये इसमें, और ये कैसा होगा? लिस्ट रिएक्टिव। और इसी क्वेश्चन को देखोगे आप अपने 11th के नोटबुक में, तो रिजोनेंस पढ़ते समय इसको सॉरी हाइपर कंजुगेशन पढ़ते समय इस क्वेश्चन को कराया गया है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। तब वहां हम लोग ये इस रिएक्शन के बारे में नहीं जानते थे, तो वहां लिखते थे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे ये इस रिएक्शन वही, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा वहां ये इस रिएक्टिविटी ज्यादा। तो अब इसका भी आंसर निकल के चला आया बच्चों, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी, राइट? अब आ जाओ इसमें आओ। तो यहाँ ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 3 हुआ, यहाँ अल्फा ड्यूटेरियम 3 हुआ, यहाँ अल्फा ट्राइटियम 3 हुआ और यहाँ तो कुछ नहीं लगा हुआ। ये सभी हाइपर कंजुगेशन से दे रहे हैं। और याद करो हाइपर कंजुगेशन से CH बॉन्ड की देने की एबिलिटी CD बॉन्ड से ज्यादा थी और CD की देने की एबिलिटी CT बॉन्ड कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड से ज्यादा थी। CH ग्रेटर देन CD ग्रेटर देन CT। और ऐसा होने का वजह भी जानते थे, क्योंकि CH की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो कम होती है CD से और CD की बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी CT से कम होती थी। तो हाइपर कंजुगेशन से ये हाइड्रोजन ज्यादा देगा। संख्या तो सब जगह बराबर है बच्चों, बट CH बॉन्ड चूंकि वीकेस्ट है और CT बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो इसकी देने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा हुई और इसकी देने की कैपेसिटी सबसे कम हुई। और यहाँ कोई देने वाला लगा नहीं है तो ये लिस्ट रिएक्टिव हो गया। तो यहाँ आपकी ऑर्डर हो गई ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। अब आओ लास्ट एग्जाम्पल में, देखो ये बेंजीन रिंग तो सभी में दिख रहा है आपको, राइट? अब आइए, ये ऑक्सीजन यहाँ रिंग से लिंक्ड है, ये ऑक्सीजन कंजुगेटेड हुआ ना रिंग से, और जब ये ऑक्सीजन कंजुगेटेड हुआ तो ये रिजोनेंस से दे रहा, राइट? अब आइए यहाँ पे OH तो यहां भी लगा है, लेकिन क्या ये बेंजीन रिंग से लगा है बच्चों? नहीं, ये तो इस रिंग से लगा और इसका लोन पेयर रिंग के साथ कंजुगेटेड नहीं है। तो ये OH इस रिंग को प्लस M से दे नहीं रहा, बल्कि ये जो OH है ये माइनस I से विथड्रॉ कर रहा। ये क्या कर रहा था? प्लस M से दे रहा था। ये क्या कर रहा? माइनस I से विथड्रॉ कर रहा। अब यहां देखो बच्चों, ये OH जो रिंग से जुड़ा है बेंजीन रिंग से, तो ये कंजुगेटेड हुआ इसका लोन पेयर रिंग के साथ, तो ये क्या कर रहा? प्लस M से दे रहा है। ये ऑक्सीजन को देखो, ये भी तो इस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, राइट? तो जब ये इस रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो ये भी प्लस M से देगा, तो ये भी क्या कर रहा? प्लस M से दे रहा। मतलब इसमें दो दो डोनर्स ऐसे हैं जो बेंजीन रिंग को प्लस M से दे रहे हैं। यहाँ पे ये वाला एक था तो वो तो यहाँ भी है, एडिशनली यहाँ OH दे रहा। तो A के रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हुई। अब आ जाओ यहाँ पे, ये क्या कर रहा? देखो C डबल बॉन्ड O है, तो ये रिंग से तो कंजुगेटेड है और ये कैसा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो इसका जो इफेक्ट है दिस इज माइनस M। तो ये रिंग से क्या कर रहा बच्चों? विथड्रॉ कर रहा,
राइट। तो यहाँ घटा रहा, यहाँ भी कुछ घटा रहा माइनस आई से, यहाँ किससे, माइनस एम से। तो जितना यहाँ घटा रहा उससे ज्यादा इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये घटा रहा, क्योंकि माइनस एम से खींच रहा। तो कहने का मतलब कि इसकी रिएक्टिविटी इससे कम हुई, मतलब यही आपका लिस्ट रिएक्टिव हो गया। और इन दोनों में तो बढ़ा रहा था, ज्यादा कहाँ बढ़ाया था, यहाँ पे। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन हो गया, बी। तब क्या हुआ, ए। तब क्या हुआ, सी। और सबसे कम कौन हो गया, डी। तो अब कोई भी क्वेश्चन रहेगा ईएएस में रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, तो आपको बस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना और उसके लिए वही सब टिचिवेंट इफेक्ट्स को अप्लाई करना है, राइट।